नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। आज बात करते हैं बंगाल की, जहां एक नया युद्ध चल रहा है। एक तरफ जय श्री राम तो है ही, दूसरी तरफ दुर्गा को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी हो गई है, तीसरी तरफ बाबरी मस्जिद है और चौथी तरफ घुसपैठियों की बात करके पूरी राजनीति को बदलने की कोशिश हो रही है। और ये जो कोशिश हो रही है, इसके पीछे क्या है? वैसे तो मार्च के आखिर और अप्रैल के अंत तक 5 राज्यों में चुनाव होंगे। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, उधर दक्षिण से तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी या पांडिचेरी जिसे कहते हैं, वहाँ विधानसभाओं के चुनाव होंगे। और इसमें चुनाव की सरगर्मी तो आपको दिखाई ही दे रही है। लेकिन अभी तक पश्चिम बंगाल में बहुत ही रोचक चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है, चक्रव्यूह बन चुका है। बीजेपी के पास है जय श्री राम और उससे भी आगे ले जाकर वो घुसपैठियों की बात को बंगाल की हिंदू जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिसंबर में वहाँ की यानी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में दुर्गा आंगन का शिलान्यास किया। और एक और नेता हैं वहाँ के जिन्होंने कि बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। तो ये पूरा चुनाव जो है, ऐसा लग रहा है कि इस दुर्गा आंगन, बाबरी मस्जिद, घुसपैठी और जय श्री राम के आसपास घूमता रहेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले धर्म ध्वजा फहराने की कवायद तेज हो गई है। आरएसएस के 100 साल पूरा होने के अवसर पर राज्य भर में होने वाले हिंदू सम्मेलनों को बीजेपी हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने के विशेष अवसर और चुनाव अभियान की तरह इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुत्व के मोर्चे को बीजेपी के लिए खुला नहीं छोड़ा है। पिछले दिसंबर में कोलकाता के न्यू टाउन में विशाल दुर्गा आंगन का शिलान्यास करके उन्होंने हिंदू मतदाताओं को बीजेपी के खेमा में खिसकने से रोकने की जो बड़ी पहल शुरू की थी, उसे बंगाली अस्मिता से जोड़ने के अभियान पर लगातार आगे बढ़ रही हैं। ये आपको बता दूं कि यूनेस्को ने बंगाल के दुर्गा पूजा को एक धरोहर के रूप में स्वीकार किया है। और इसी अवसर पर करीब 17 एकड़ ज़मीन पर एक दुर्गा संग्रहालय बनाया जा रहा है। वहाँ और देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ लगेंगी, लेकिन दुर्गा मुख्य हैं और दुर्गा पर बहुत सारी चीज़ें उस 17 एकड़ की ज़मीन पर किया जाएगा। ये कोलकाता में जो साइंस सिटी है उसके ठीक पास की एक ज़मीन पर किया जा रहा है। अब ये एक पक्ष है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके ममता के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है और बीजेपी इसे भी भुनाने की कोशिश में जुट गई है। बंगाल की राजनीति में इस समय कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या हिंदू सम्मेलन और हुमायूं कबीर के बहाने बीजेपी राज्य के 70% हिंदू मतदाताओं को ममता के खिलाफ खड़ा कर पाएगी? क्या हुमायूं कबीर और अन्य मुस्लिम पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को बांटने में सफल हो जाएंगी, या फिर अल्पसंख्यकों की रक्षा और दुर्गा आंगन का मशाल लेकर ममता एक बार फिर से जीत का झंडा फहराने में सफल होंगी? एक बात हम बताएं कि 2021 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में भी इस बात की कोशिश की गई थी कि घुसपैठियों के बहाने और श्री राम मंदिर के बहाने जो है बंगाल के हिंदू मतदाताओं को एक किया जाए। अब इसमें बीजेपी को आंशिक सफलता मिली, जिस पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी 2/3 सीटों पर जीत करके और
पिछली बार जो बीजेपी की चुनौती थी उससे बाहर हो गई। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो ममता इस समय कई मोर्चों पर जूझ रही हैं। एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची सर्वेक्षण में मुसलमानों और अत्यंत गरीब लोगों का नाम कटने के मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता बूथ स्तर पर लड़ रहे हैं और वो खुद सुप्रीम कोर्ट तक हाजिरी लगा चुकी है। बिहार जहां एसआईआर की शुरुआत हुई या फिर अन्य राज्य जहां यह प्रक्रिया अभी भी चल रही है, वहां बंगाल जैसी जुझारू लड़ाई दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी का अभियान 4 मुद्दों पर केंद्रित है। बंगाल में हिंदू खतरे में है, ये बीजेपी का पहला मुद्दा है। बीजेपी का मुख्य अभियान वैसे तो इसी नारे के इर्द गिर्द केंद्रित है। बताया ये जा रहा है कि बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है। मुस्लिम आबादी का जो सवाल है वो मुख्य सवाल बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए जो मुस्लिम आबादी वाले कुछ ज़िले हैं जहां 50% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, ये मुख्य रूप से बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए ज़िले हैं, उनमें 50% या 60% अगर मुस्लिम आबादी हो गई है तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बंगाल में जल्दी ही हिंदू जो हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ जो है अभी भी जारी है। और एसआईआर में जो अभी कोशिश आई है उसके बारे में ममता बनर्जी का कहना है कि असल में ये जो कोशिश है मुस्लिम मतदाताओं को और जो बाकी क्षेत्रों में गरीब हिंदू मतदाता हैं जो ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, उनको भी जो है वोटर लिस्ट से ही बाहर करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी थोड़ी राहत दे रहा है और ममता बनर्जी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हो गए हैं और उसमें जो है अपने मतदाताओं को एनरोल कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके बाद एक दूसरा मुद्दा जिसको बीजेपी उछाल रही है वो है आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार का मामला। ये मामला कुछ महीनों पहले हुआ था, आपको ध्यान में होगा। इसमें एक बाहरी व्यक्ति को जो वहाँ एक कर्मचारी की तरह घुस गया था उसको गिरफ्तार किया गया था, ये मुद्दा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है इसी आधार पर बीजेपी की तरफ से कि ये जो है महिलाएं जो हैं वो बंगाल में असुरक्षित हो गई हैं। और जो चौथा मुद्दा दिखाई दे रहा है वो भ्रष्टाचार का है। अब आपको पता ही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले के नाम पर एक बड़ा मामला वहाँ आया और उदाहरण इसके रूप में इसको पेश किया जा रहा है। और इस तरह के कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के सीबीआई और ईडी जैसी जो केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं वो सीधे तौर पर ममता बनर्जी से टक्कर लेने की कोशिश कर रही हैं। अभी आपको पता ही होगा कि एक एजेंसी जो कि ममता बनर्जी के लिए चुनाव के सर्वेक्षण और रणनीति बनाने का काम कर रही थी, उसके ऑफिस पर रेड किया गया और वहाँ ममता बनर्जी खुद पहुँच गई और एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज जिनमें ऐसा बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति थी उसके बारे में तैयारी, उस जानकारी थी, उसको वो लेकर वहाँ से चली गई। इसको लेकर भी मामला चला। चुनाव में अगर हिंदू मुस्लिम मुद्दा बन जाए तो बीजेपी फ़ायदे में रह सकती है, लेकिन ममता बनर्जी जिस तरह की लड़ाकू प्रवृत्ति की हैं वो आसानी से हिंदू मुस्लिम मामला बनने नहीं देना चाहती। उनके सामने एक बड़ी चुनौती और ज़रूर है, वो है मुस्लिम वोटों का बंटवारा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की पहल करके जो वहाँ के मतदाता हैं उनके बीच में हुमायूं कबीर जो उनके एक नेता हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। ये हुमायूं कबीर जो हैं ये कोई बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन पिछला जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उसमें उन्होंने तृणमूल के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता था। बाद में उन्होंने जब बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने की घोषणा की तो उनको तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है और उसके ज़रिए चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे ये हुमायूं कबीर जो हैं 2019 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं
और ये तीसरे नंबर पर आए थे, और उसके पहले वो कांग्रेस में भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या है। टीएमसी से निकाले जाने के बाद उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी की बनाने की घोषणा की है और 182 सीटों पर लड़ने की बात वो कर रहे हैं। एक और मुस्लिम नेता हैं वहाँ, नौशाद सिद्दीकी, और उनकी पार्टी है इंडियन सेकुलर फ्रंट। वो वाम दलों से समझौता करके चुनाव में उतरने की कोशिश में है। और एक और नेता असदुद्दीन ओवैसी, जो वैसे तो आंध्र के नेता हैं, और वो हैदराबाद के हैं मुख्य रूप से, वहीं से वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं, लेकिन कई राज्यों में वो खड़ा करते हैं, बहुत मामूली सफलता मिलती है, लेकिन वोट काटने में उनकी पार्टी काफ़ी आगे रहती है। तो उनकी जो पार्टी है AIMIM, इस बार जो है 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसके अलावा 5-6 और मुस्लिम नेता हैं जो छोटी छोटी पार्टियों के ज़रिए मैदान में खड़े हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 30% है, और पिछले चुनाव तक, यानी 2021 के चुनाव तक, इनका रुझान जो है मुख्य रूप से ममता बनर्जी की तरफ से था। और इसके चलते ही विधानसभा की जो कुल 294 सीटें हैं, उसमें से 223 सीटें जीतने में ममता बनर्जी कामयाब रही थी। बीजेपी को महज 65 सीटों पर कामयाबी मिली थी, लेकिन इसे एक छोटी कामयाबी नहीं कह सकती, ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। बंगाल में बीजेपी कभी भी एक मजबूत पार्टी नहीं थी। 2021 में CPM और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। ये CPM और कांग्रेस जो है आज़ादी के बाद से लेकर के करीब 60 सालों तक सत्ता में रहे, और उसके बाद 2011 में ममता आई थी। अगर आप लोकसभा चुनावों पर नज़र डालें तो बीजेपी को 2014 में जब मोदी लहर की बात की गई थी, तब भी उनको सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में उनकी सीटें बढ़कर बंगाल में 18 हो गई। कुल 43 सीटें हैं वहाँ, और 2024 में घट करके फिर 12 सीटें हो गई थी। अब 2021 के विधानसभा को अगर देखें तो टीएमसी को करीब 48% और बीजेपी को 38% वोट मिला था। यहाँ पे हम CPM और कांग्रेस का जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनको वोट तो मिले थे, लेकिन चुनाव में जीत बिल्कुल नहीं मिली थी और वो हाशिए पर चले गए थे। अब ममता बनर्जी के सामने दिक्कत ये है कि वो मुसलमान मतदाताओं को नाराज़ नहीं कर सकती, इसलिए हिंदू कार्ड भी ऐसे वैसे नहीं खेल सकती हैं, वो बहुत सावधानी बरत रही हैं। रही बात दुर्गा की, तो दुर्गा पूजा बंगाल में सबसे बड़ा उत्सव है, और दुर्गा पूजा को बंगाल के लोग, यहाँ तक कि मुस्लिम भी जो है, वो उसको एक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, और उसको लेकर कोई ख़ास विवाद नहीं रहता है। अब विकास की बात अगर करें तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कोलकाता में एक वहाँ की जगह है चौरंगी, जिसको कोलकाता की जो सांस्कृतिक पहचान है वो भी कहा जाता है। उससे कुछ आगे निकलिए तो एक VIP रोड शुरू होता है जो एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट तक पहुँचता है। अब इसमें अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कई जगह पर फ्लाईओवर या मेट्रो सड़क के विस्तार का काम चल रहा है। ये सारे काम जो हैं वर्षों से घिसट करके चल रहे हैं। थोड़ा काम होता है, फिर महीनों रुक जाता है, और इस तरह की जो आधे अधूरे विकास की कहानी है बंगाल के हर ज़िले में दिखाई देती है। जाहिर है कि बीजेपी इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। टाटा के नैनो कार प्रोजेक्ट को राज्य से बाहर खदेड़ कर 2021 में सत्ता में आई ममता बनर्जी ने 15 सालों में राज्य के विकास को पटरी पर लाने में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की है, और यही कारण है कि रोज़गार के लिए पलायन जिन राज्यों से बहुत ज़्यादा होता है उसमें बंगाल भी है। और हाल के कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बंगाली जो प्रवासी बंगाली हैं, जो यहाँ जैसे दिल्ली में, नोएडा में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में रहते हैं, और मुंबई में, हर जगह जाते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें आ रही हैं, अप्रवासी बंगालियों को बहुत अपमानित भी किया जाता है, उनको बांग्लादेशी बता करके
परेशान किया जाता है और बहुत सारे जो बंगाली जो यहाँ आए थे रोज़गार के लिए वो लौट कर चले गए हैं। अब राज्य की सरकार कहती है कि केंद्र से उनको विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता। केंद्र सरकार जो है वो ममता बनर्जी को दोषी ठहराती है। बहरहाल विकास के मामले में बंगाल और कोलकाता पीछे है, बीजेपी के लिए यह मुद्दा है, लेकिन बीजेपी इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है। और वैसे अगर एक तरफ से देखें तो पिछले 15 वर्षों में बंगाल में बहुत कुछ बदला है। वहाँ पर शुरू में करीब ममता बनर्जी के 2011 में आने से पहले करीब 30 सालों तक सीपीएम की सरकार थी और उसके पहले करीब 25 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। अब उनका तो खाता नहीं खुला, और जब उनका खाता नहीं खुला और उसी दौर में बीजेपी का उदय होता है, यानी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बीजेपी का उदय हुआ और बीजेपी ने वहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस दोनों को पीछे धकेल दिया और राज्य की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। इस समय जो बाकी सीपीएम की स्थिति है वो वहाँ वाम मोर्चा बना करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में 2021 के चुनाव में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इस बार कांग्रेस जो है पूरी सारी सीटों पर लड़ने की घोषणा कर चुकी है। अब सवाल विकास के नाम पर चुनाव हो रहा था तो अलग बात होती, लेकिन एक तरफ इस बार मुख्य मुद्दा बनाया जा रहा है घुसपैठिया, यानी घुसपैठिया के कौन से घुसपैठिया हैं? बांग्लादेश से आने वाले लोग, और वो सब मुसलमान हैं। तो वैसे वहाँ बहुत सारे हिंदू भी बांग्लादेश से आए हुए हैं। उनमें कई जिलों में मतुआ जाति के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रमुख हैं। हालांकि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो मतुआ लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे, और वो यहाँ आ चुके हैं, उनको यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है या मिल जाएगी। तो अब ये एक तरफ ये मुद्दा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी दुर्गा के बहाने बंगाली अस्मिता और स्वाभिमान, इन दो चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। क्या होगा नतीजा, ये चुनाव आते आते बहुत साफ होने लगेगा और हम बंगाल के चुनाव पर, साथ ही असम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव पर, पुडुचेरी के चुनाव पर लगातार अपडेट आपके सामने रखते रहेंगे। आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी राय जो है ज़रूर लिखिए। इसके साथ साथ हमारे जो प्रोग्राम है उनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सत्य हिंदी की सदस्यता अभियान का हिस्सा बनिए। सत्य हिंदी के सदस्य बन करके आप हमारी सहायता कर सकते हैं, और इसके लिए आप वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर एक बटन मिलेगा सदस्यता अभियान का, उसको देखिए और अगर आप उचित समझते हो तो उसमें हमारा सहयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले प्रोग्राम में हम किसी और राज्य में क्या मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.